नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं YouTube पर रवीश कुमार ऑफिशियल 2025 का हमारा पहला वीडियो। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आप यह जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी को जो हीरा दिया था वो कितने का है? $20,000 का ना ही देना पड़ेगा अगर जो बाइडेन की पत्नी इस हीरे को सदा के लिए अपने पास रखना चाहेंगी, वरना अमेरिका के राजकोष का यह हिस्सा हो जाएगा। यह कोई गुप्त जानकारी नहीं है। जब यह हीरा दिया गया था तब भी खबरें छपी थीं। बस इस बार कीमत का पता चला है कि $20,000 का है। जब हमने यह खबर अखबारों में देखी तो पता करने लगा कि मनमोहन सिंह के समय ओबामा भी तो 6 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, तो उन्होंने ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा को क्या दिया होगा? इन मुलाकातों में मनमोहन सिंह ने ओबामा को सबसे महंगा उपहार किताबों का दिया। 2009 में उन्होंने $3,500 की किताबें ओबामा दंपति को भेंट की। इनमें पंचतंत्र की कहानियां, आधुनिक भारत की कहानियों का संकलन, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की एक किताब और गांधी पर एक संकलन भेंट किया था। अपनी बेटी और इतिहासकार उपिंदर सिंह की किताब भी मनमोहन सिंह ने ओबामा को दी थी। दोनों ही प्रधानमंत्री भारत के अलग अलग इलाके से जुड़ी कला, वास्तुकला की चीजें भेंट करते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलानिया और इवांका ट्रंप को ज्यादा महंगा तोहफा नहीं दिया, उन्हें $2,500 का ब्रेसलेट दिया। उम्मीद है इवांका को बुरा ना लगे कि उन्हें $2,500 की ब्रेसलेट और जो बाइडेन की पत्नी को $20,000 का हीरा। इसमें बहस की कोई बात नहीं, ये सब सामान्य बातें हैं, शिष्टाचार की बातें हैं। वैसे भी आप इन सब बातों की चिंता कहां करते हैं कि एक गरीब देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी को $20,000 का हीरा देना चाहिए था या नहीं? जब आप इसकी चिंता नहीं करते कि $1 के सामने रुपया गिरते गिरते कितना गिर गया, तो इसकी चिंता भी मत कीजिए। हमारा सवाल वैसे भी दूसरा है, क्या यह साल मिडिल क्लास के सपनों का साल हो सकता है? खराब प्रदर्शन कर रहे कप्तान रोहित शर्मा को एक मैच के लिए बाहर बिठा देने से क्रिकेट की समस्या दूर नहीं हो सकती। उसी तरह 1-2 चुनाव में इन्हें हरा देने से या उन्हें जिता देने से भारत के मिडिल क्लास की समस्या दूर नहीं होने वाली है। मिडिल क्लास का क्या होगा? भारत के प्रदूषित शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास के पास कमाने, खाने और खर्च करने की ताकत नहीं बची है। 2014 से वह इंतजार कर रहा है, 24 भी बीत गया। 21वीं सदी के 1/4 गुजर जाने के बाद अब उसे 2047 तक इंतजार करने के लिए कहा जा सकता है। भारत के मिडिल क्लास की नियति केवल एक नेता के भरोसे नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ वो डोनाल्ड ट्रंप से भी आस लगाए बैठा है। H-1B वीजा को लेकर ट्रंप की नजर ज्यादा टेढ़ी ना हो, दुआ कर रहा है। मिडिल क्लास के 3 लाख से अधिक भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। वहां जाकर वे एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। जाहिर है ज्यादातर लोन पर गए होंगे। भारत सरकार के शिक्षा का बजट 1.25 लाख करोड़ का है। आर्थिक मामलों के पत्रकार अनिंद्यो चक्रवर्ती ने लिखा है कि अगर वीजा नियम बदल दिए गए तो मिडिल क्लास का गेम ओवर हो जाएगा। वह अमेरिका में नौकरी कर अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं निकाल पाएगा। H-1B वीजा को लेकर अमेरिका में चुनाव के समय से ही बहस चल रही थी, लेकिन अब और तेज हो गई है। इस बारे में ट्रंप क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, कम से कम इलॉन मस्क के ट्वीट से पता चल रहा है। आजकल मस्क ही ट्रंप के मन का रेडियो बजा रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी क्या सोच रहे हैं, यह तो उनसे मिलकर आने वाले दिलजीत दोसांझ को भी पता नहीं चला होगा। पब्लिक कंसर्ट और प्राइवेट कंसर्ट में कितना अंतर होता है, दिलजीत की विनम्रता भरी देह भाषा बता रही है। वरना तो उस कार्यक्रम में राहत इंदौरी के शेर पढ़ते हुए दिलजीत की देह भाषा से कई लोगों को भ्रम हो गया कि भारत में कोई क्रांतिकारी आया है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। राहत इंदौरी को अपने शेर का मयार पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बताना चाहिए कि हिंदुस्तान में वाकई माई बाप की कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, जहां एक व्यक्ति से 15 घंटे तक पूछताछ हुई, आधी रात के बाद भी चलती रही। यह खबर उन लोगों के लिए है जो एक शेर को लेकर ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं।
भारत अगर कुछ है तो सबसे पहले ऐसे ही बेलगाम बापों का जाल है जिसमें जो फंस गया बर्बाद हो जाता है। राहत इंदौरी साहब का शेर पढ़ते समय यह कभी ना भूलें कि भारत ऐसे ही बापों का है जो आपको कभी भी फर्जी मामलों में फंसाकर बर्बाद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बार बार फटकार के बाद भी ईडी पर असर नहीं पड़ा। अब तो कोर्ट ने यहां तक कह दिया 15 घंटे तक पूछताछ करना अमानवीय है। अदालती दांवपेच के कारण भारत के मिडिल क्लास के सपनों को किस तरह ठेस पहुंचती है, इसका हिसाब लगाना मेरे बस की बात नहीं। मीडिया में ही रिपोर्ट छपती है कि दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम में जाने वालों ने 20,000 तक के टिकट खरीदे हैं। ऐसा भी दावा पढ़ने को मिला कि ब्लैक में 1 लाख तक के टिकट मिले। यह भी इसी भारत का सच है। लेकिन इससे पहले कि आप इस भ्रम में पड़ जाएं कि भारत में बहुत ज्यादा पैसा है, याद रखिए कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर आप एक साल में 2,90,000 कमाते हैं, यानी महीने का मात्र 24,166 रुपया कमाते हैं, तो देश में टॉप 10% में आ जाते हैं। अनिंदो चक्रवर्ती ने लिखा है कि आज जो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है उसकी वैल्यू कीमत 2008-9 के 37,500 रुपए के बराबर हो चुकी है। यानी 1 लाख कमाने वाला भी चैन से नहीं जी रहा होगा। उसकी वास्तविक आय में 4% की गिरावट आ गई है। मीडिया में अब इन बातों को लेकर बहस नहीं है। कैमरे उन घरों में नहीं जाते जहां लोग हर दिन का खर्चा चलाने के लिए जूझ रहे हैं। टीवी पर आम लोगों का घर, उनका कमरा, यह सब नहीं दिखता। आर्थिक पायदान में जो नीचे हैं उनकी परवाह कोई नहीं करता। गोदी चैनल का संपादक यह सवाल नहीं करेगा कि तरह तरह की होम डिलीवरी कंपनियों में काम करने वाले युवाओं की कमाई क्या है, काम करने के घंटे क्या हैं, उनकी हालत कैसी है। कॉमेडियन कुणाल कामरा को यह सब करना पड़ रहा है। उन्होंने ट्विटर पर ब्लिंकिट कंपनी के मालिक से पूछा है कि अगर आपको यह पता है कि 31 दिसंबर की रात आपके प्लेटफॉर्म से कितने कॉन्डोम की डिलीवरी हुई, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि दिन भर मोटरसाइकिल दौड़ाने वाले इन युवाओं की कमाई कितनी होती है, इतनी कम क्यों होती है, और जितनी भी है बताने लायक क्यों नहीं, उनके बारे में आप क्यों नहीं बताते हैं। किसी भी शहर में बाइक से युवा दौड़ लगाते हुए दिख जाएंगे। उनकी सामाजिक सुरक्षा क्या है, कमाई कितनी है, इसका कोई आंकड़ा क्यों नहीं है। युवाओं का यह वर्ग भी खुद को मिडिल क्लास कहता होगा, और जो मिडिल क्लास है वह भी अपने आप को गरीब कहने लग जाता है। एक वजह यह भी हो सकती है कि मिडिल क्लास की कोई आधिकारिक परिभाषा तय नहीं। किसी विदेशी अखबार में छपता है कि भारत के शहर रहने लायक नहीं, तो आप कहने लग जाते हैं भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन यह लेख तो 3 जनवरी के इकोनॉमिक टाइम्स में ही छपा है। मैग्मा वेंचर्स नाम की निवेश कंपनी के चेयरमैन संजय चमरिया ने लिखा है कि दुनिया के 100 प्रदूषित शहरों में से 39 भारत में हैं। लंदन में AQI 40 है। बीजिंग में जहां AQI 775 होता था उसमें भी काफी गिरावट आई। साल का औसत 70 के आसपास है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा होने में कई साल की देरी लगती है। 779 प्रोजेक्ट अपने समय से पीछे चल रहे हैं। इनमें से 39% ऐसे हैं जो 25 से 60 महीने की देरी से चल रहे हैं। आबादी के अनुपात में भारत में अस्पताल में बिस्तर कम है। भारत की नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। लैंडफिल ओवरफ्लो हो रहे हैं। इनका लेख पढ़कर किसी को भी लग सकता है कि भारत में लोग रह कैसे रहे हैं। आज ही सबको अटैची पैक कर अमेरिका चल देना चाहिए। हालांकि उनका लेख यह सब तो नहीं कहता, लेकिन यह जरूर बता रहा है कि लोग क्यों भारत छोड़कर दूसरे देशों में बसने के लिए जाना चाहते हैं, और रोकना है तो क्या किया जाए। किया तो गया ही था। स्मार्ट सिटी योजना लॉन्च हुई थी, उसका क्या हुआ आप कोई पूछता नहीं। संजय चमरिया एक निवेश करने वाली कंपनी के चेयरमैन हैं। उनके लंबे चौड़े लेख में इसका जिक्र नहीं मिला कि भारत छोड़कर जाने वाले अमीर लोग क्या केवल बेहतर जिंदगी की तलाश में ही जा रहे हैं, या फिर टैक्स और जांच एजेंसियों की दादागिरी के कारण भी जाने लगे हैं। कब कौन बाप बनकर उनके घर में घुसाए, आपके बिजनेस के भविष्य को डरा दे, इस वजह से भी लोग भारत से तो नहीं